शुरू करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी का। टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क की डेफिनेशन लेते हैं। सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन ही आएगी। हेडिंग लिखनी है आपने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हेडिंग लिखनी है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन आपको पता होना चाहिए। लिख रहा हूं मैं, ये दिया जाता है F डॉट D से, दैट इज FD cos थीटा। वर्क की डेफिनेशन मत भूलना, F डॉट D FD cos थीटा। इसमें F क्या चीज है बच्चों? F का मतलब है फोर्स, D का मतलब है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। D is displacement of point of application, ये सब समझाएंगे बीच में। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड वेक्टर D। वेक्टर F एंड वेक्टर D। वर्क का फॉर्मूला को मैंने बताया F डॉट D FD cos थीटा। अच्छे से देख लीजिएगा, F डॉट D यानी FD cos थीटा। ये वर्क का एक्सप्रेशन है। यूनिट क्या होगा इसमें? वर्क का यूनिट होता है SI यूनिट जूल है। SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। SI यूनिट क्या वर्क का? जूल है। न्यूटन इंटरमीटर को जूल कहते हैं हम लोग। और इसका सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग है। 10⁷ अर्ग जो होते हैं वो 1 जूल के बराबर होते हैं। इंफॉर्मेटिव है सारी चीजें, कोई लंबी चौड़ी विशेष बात इसमें नहीं है। वर्क का फॉर्मूला है F डॉट D FD cos थीटा। F फोर्स है, D क्या चीज है बोल दीजिए एक बार आप लोग? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। बात याद रखना, D इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। D इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर F एंड वेक्टर D। जैसे चेक करते हैं, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है m मास का, आपने इस पे F फोर्स लगाया, ये फिलहाल स्मूथ सरफेस है। आप इसको A से B तक लेके जाने वाले हैं। ये F कांस्टेंट है, नॉट वेरिंग, ये बदल नहीं रहा है। और आप इसको यहां से यहां तक D तक लेके गए हैं। बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तुमसे क्या क्या पूछा जा सकता है? वर्क डन बाय ग्रेविटी पूछा जा सकता है। A से B तक गए हो आप, मास m ही है, वे आप A to B हैं, m is taken A to B। ये लिखा हुआ है, दिखाना क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन एंड वर्क डन बाय F एक्सटर्नल जो आप लगा रहे हैं। ये 3 चीजों का वर्क निकालना बेटा। आसान सी चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फर्स्ट प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, थर्ड प्रॉब्लम, तीनों को ध्यान से देखिएगा। F पता होना चाहिए, D पता होना चाहिए, बीच का एंगल पता होना चाहिए। F पता होना चाहिए, D बीच का एंगल। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए। पहला पार्ट सॉल्व करते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी के लिए। चेक कीजिएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी का फोर्स निकालना है तो बता पाएंगे आप लोग कैसे निकालेंगे? इसकी एफबीडी बना लो। ये ब्लॉक MU पड़ा है, ग्रेविटी ये रही, नॉर्मल ये रहा और F एक्सटर्नल ये रहा और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रही। हाँ ना, में जवाब दे दीजिए बच्चों।
ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी तय हो गया mgd cos 90। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, कुछ भी नहीं किया हुआ, fd cos है। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? इस क्वेश्चन के लिए क्या हो गया? mgd cos 90। cos 90 की वैल्यू कौन बेटा? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया 0। इस 0 की क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम सीखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी मैथमेटिकल वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? ग्रेविटी और डिस्प्लेसमेंट एंगल आपके सामने है। वर्क डन बाय नॉर्मल कैसे आएगा? सेम सिचुएशन है, nd cos 90, cos 90 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में फिर से एंगल 90 है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल भी 0 हो गया। लेकिन वर्क डन बाय f पक्का डिफाइन होगा, क्योंकि f भी इधर है, d भी इधर है, तो वर्क डन बाय f कितना आ गया? साफ दिखाई दे रहा है fd cos 0, तो वर्क आ गया f into d। जवाब दीजिए, क्या आपको तीनों पार्ट समझ में आ गया जो लिखे हुए आंसर में? चेक कर लीजिए क्या सबको समझ में आ गया? कैसे फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं? वर्क का फॉर्मूला क्या बताया जा रहा है? fd cos थीटा। क्या तुम सबको यूज करना आ गया वर्क का ये एक्सप्रेशन? यस सर। लिख लीजिए बच्चों यहां तक की सारी चीजें। वर्क का एक्सप्रेशन है fd cos थीटा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स लिखते हैं आप लोग, और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला होता है fd cos थीटा। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला fd cos थीटा। f फोर्स है, d इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, थीटा इज एंगल बिटवीन f एंड d, ऐसा यूनिट वर्क है और ऐसा यूनिट इसका जूल है, cgs यूनिट अर्ग है। एक क्वेश्चन हमने करने की कोशिश की है fd cos का यूज करके। आगे बढ़ते हैं, चेक कीजिएगा। वर्क का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये वर्क एनर्जी इन सबको हम लोग इंटरप्रेट कर देंगे पूरी फिजिक्स के अंदर। ये चैप्टर पीछा नहीं छोड़ने वाला है, मैकेनिक्स हर चैप्टर में आएगी, इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस चैप्टर का पूरी फिजिक्स में, इससे बहुत अवेयर रहिएगा। क्वेश्चन की वर्डिंग लेते हैं। ये एक 20 किलोग्राम का ब्लॉक है, इसका सरफेस जिस पे पड़ा वो स्मूथ ले रहे हैं, म्यू 0 है। आप इस पे एक फोर्स लगा रहे हैं जो कि 100 न्यूटन का है, और लगा रहे हैं आप 60 डिग्री पे, 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं 60 डिग्री पे। आपने इसकी इस तरफ डिस्प्लेसमेंट की है 50 मीटर की। वर्क डन बाय f बताना है, सिर्फ वर्क डन बाय f बताना है आपने इस क्वेश्चन में। आसान सा क्वेश्चन ही है। तो क्या एक्सप्रेशन लिखे वर्क का हम लोग? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया ना कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला वर्क का fd cos थीटा। फोर्स की वैल्यू कितने रखी है आपको? d कितना दे रखा है? 50 cos 60 की वैल्यू बोल दो बच्चों, cos 61। तो कितना आंसर आ गया हमारे सामने है? 1250 जूल का काम किया। जवाब दे दीजिए कि ये वर्क आप सबको समझ में आ रहा है? दिस इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। सभी को समझ में आ गया वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स? नोट कीजिए इस चीज को बच्चों, इस चीज को नोट कीजिए, इट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स fd cos थीटा। कुछ पूछना बेटा? परपेंडिकुलर फोर्स के पार्ट की करेंगे, मतलब तुम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं? इस बारे में चलो, ये क्या कह रहा है वरदान? उसकी बात को सुनते हैं। वरदान कह रहा है कि क्या इसको कंपोनेंट में चेंज ना करें क्या? इसे इसको कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, इस कंपोनेंट को लिख दिया f cos 60, इसको लिख लिया f sin 60, और d इधर है, मैंने जो आता ना भैया। अब इसने f को तो इसको ब्रेक कर लिया, तो ये कहेगा कि ये वाला ऐसा तो कोई काम कर ही नहीं रहा,
क्योंकि एंगल 90 हो गया। अब इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, Yes, sir. तो W में अब क्या लिखेगा ये, अब ये F की वैल्यू खुद F cos 60 लिखेगा पहले से, और डिस्प्लेसमेंट D लिखेगा, और एंगल कितना लिखेगा दोबारा से cos 0। क्यों? क्योंकि इस फोर्स के दो टुकड़े कर लिए। आंसर अभी भी वही का वही आया है। हाँ ना में जवाब दीजिए, क्या तुम लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, चाहे sir. रिजॉल्व करो चाहे ना करो, आंसर सेम आ रहा है। आराम सोच, ये स्पेशल केस है, पहले से हम पेंडिंग चीज चल रही थी, लेकिन इस क्वेश्चन में F और D के बीच का एंगल दिखा तो दे रहा अपने को, FD cos का यूज कर लिया। तेरे दिमाग में है कि मैं इसको ब्रेक करना क्यों ना करूं, तो ब्रेक करने के बाद तूने इसका बोल तो 0 बोल दिया क्योंकि एंगल 90 हो गया, लेकिन इसके और इसके बीच का एंगल अब कितना है? 0. फॉर्मूला तो ये लिखेगा, क्योंकि तू F की तरफ भी यूज कर रहा है। चाहे यूं चलो या यूं चलो, बात एक ही है। क्या समझ में आई क्या ये चीज? Yes, sir. नोट कीजिए बच्चों, कांस्टेंट फोर्स के वर्क का फॉर्मूला एक बार बोल दीजिए समझने में। FD cos कांस्टेंट में F क्या चीज है? Force. D क्या चीज है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट करोगे तो काम खराब हो जाएगा। D क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। D क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सर ये बात समझ में नहीं आ रही, चेक करना बेटा कि ये D डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका क्या मतलब है, चेक करना। ये पार्टिकल जब आगे जा रहा है तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जा रहा है तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी तो आगे जा रहा है। Yes, sir. हर इंस्टेंट पे आप यूनिट फोर्स लगा रहे हो, इस इंस्टेंट पे यू लगा, इस इंस्टेंट पे फोर्स यहां वापस दिखाया आपने, तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थी तो डिस्प्लेसमेंट है। Yes, sir. पर इतना मुश्किल क्यों बोल रहे हो आप सर? सीधा डिस्प्लेसमेंट तो बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की डिस्प्लेसमेंट तो एक ही बात है। तो ऐसा नहीं है, अभी पहचान करोगे थोड़ी देर में। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? डेफिनेशन पूरी बोलनी है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला एक बार बोल दीजिए, क्या होता है? वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फार्मूला F cos थीटा। क्लियर है जी? Yes, sir. F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की और थीटा F और D के बीच का एंगल है। Yes, sir. यहां तक में कमेंट कीजिए, समझ में आया सबको क्या? Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो प्रोसीड करने हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज FD cos थीटा। ये लिख चुके क्वेश्चन को हटा दो उसको भी। Yes, sir. थोड़ा सा स्पीड को कम करेंगे, इसमें हम लोग छोटी छोटी सारी बातें करना शुरू करेंगे। ध्यान देते हैं कि हमें क्लियर होती है नहीं चीजें। चेक करते हैं, ये एक 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है जो कि एक रफ सरफेस पे पड़ा है, इसका म्यू गिवन है 0.5। यहाँ पर आप 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, इतना डायग्राम दे रखा है आपको, और कहा गया कि T इक्वल टू 0 से लगाना शुरू किया। 30 न्यूटन फोर्स is applied for 10 seconds. 30 न्यूटन फोर्स is applied for 10 seconds. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके स्टेप्स लिख रहा हूं कि क्या क्या सॉल्व करना है। क्वेश्चन की डिमांड तो आ सकती है फाइंड वर्क डन बाय F, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी, फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल, बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन स्टेप दे रहा हूं आपको। सबसे पहला इसकी FBD बनानी है, दूसरा इसके फ्रिक्शन की अमाउंट चेक करनी है, तीसरा फ्रिक्शन फोर्स निकालना बोल रहा हूं, तीसरा एक्सीलरेशन निकालनी है, चौथा डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड्स निकालनी है। क्योंकि अगर वर्क निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी। Yes, sir. इन सबको सॉल्व करने के लिए ये स्टेप लिखे हैं। पांचवा ये निकालना है, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नौवां वर्क डन बाय नेट फोर्स। ये 9 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। समझ में आ गया क्या डिमांड है क्वेश्चन की? शुरू कीजिए, 5 मिनट आपके पास करने के लिए।
सॉल्व करना शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को। ये स्टेप्स तुम लोग लिख चुके हो, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और सॉल्यूशन किसी डायग्राम में शुरू कर रहा हूं। ये चेक करना, इसका वेट आ गया 20 न्यूटन का और यही नॉर्मल रिएक्शन आ गई। खींच रहे तो इस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। आयना में जवाब दीजिएगा कि डायग्राम समझ में आ गया। Yes, sir. फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो सकती है? फ्रिक्शन की वैल्यू हो सकती है म्यू टाइम नॉर्मल 0.5 टाइम 20, क्योंकि यू तो हिलना नहीं है, तो यहाँ गया 10 न्यूटन का फ्रिक्शन। आराम से जवाब दीजिए, क्या फ्रिक्शन की वैल्यू समझ में आ गई? 10 न्यूटन है। Yes, sir. फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन आ गई, तो डायग्राम हमारे सामने है। इस डायग्राम को एक बार और बनाते हैं, इसी डायग्राम को, कि भाई साहब 30 का फोर्स इस पे आगे लग रहा है और फ्रिक्शन पीछे 10 न्यूटन का है। ये 20 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन आ गई, आगे की तरफ एक्सेलरेशन आएगी, चलेगा इधर, एक्सेलरेशन आ गई, 30 खींच रहा है, 10 रोक रहा है, F इक्वल टू ma लगाया है। जवाब दे दीजिए, क्या समझ में आ गया? 30 माइनस 10 इक्वल टू 2a, 30 माइनस 10 यानी F माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सेलरेशन निकाली है। जवाब दीजिए, समझ में आ गया एक्सेलरेशन आप सबको? Yes, sir. आराम से सीख लीजिए। सर ये खींच रहा है, ये रोक रहा है, तो आगे खींचने वाला फोर्स हो गया 20 का, F इक्वल टू ma। एक्सेलरेशन आएगी फोर्स में मास से डिवाइड करके, तो जो खींच रहा है वो टोटल 20 का है। क्लियर हो गया भाई साहब? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, S इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, u0 हाफ a 10 है और ये 10 का स्क्वायर, 100 into 5। क्या डिस्प्लेसमेंट 500 मीटर की समझ में आ गई क्या? Yes, sir. जवाब दे दीजिए, क्या डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गई है? Yes, sir. इसके बाद क्या करेंगे? अब वर्क निकालने सारे के सारे, Yes, sir. तो वर्क निकालने शुरू कीजिए। किसका वर्क पहले पूछा था मैंने आपसे? तो ठीक है, फोर्स F का वर्क निकालना है, तो FD cos थीटा, एंगल बोल दो 0, आगे जा रहा है वैसा, FD आ गया, DB आ गया, ये D तो इधर ही आ गया, तो वर्क कितना आ गया? 30 इंटू 500 इंटू cos का 1, 15,000 जूल या 15 किलो जूल का वर्क आ गया। क्या वर्क डन बाय F को समझ में आ गया क्या? 15,000 जूल या 15 किलो जूल। फ्रिक्शन का माइनस नहीं होगा। करेंगे ना, लेकिन जैसे वर्क किसका पूछा उस तरफ पहले F का वर्क क्या होगा? एक बात सोच, तू कल को लड़ाई कर रहा है, किसी सामान को खिसका के लेके जा रहा है, तू कहेगा कि यार तूने तो तेरे को टेबल खिसकाने के लिए दिया, मैंने कि यहाँ से तक टेबल ले जा, तू कहेगा कि काम तो मैंने इतना किया, मैं को पीछे फ्रिक्शन तो लगा, मैंने काम कम किए, अगर फ्रिक्शन ने वेस्ट किए तो किए है, मैंने तो इतना काम किया ना, बाकी फ्रिक्शन में लॉस हो गया होगा। तो फ्रिक्शन का वर्क निकालते हैं, फ्रिक्शन का वर्क निकालना है, तो FD cos, फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 180, वेरी गुड। वर्क नेगेटिव आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू 10, डिस्प्लेसमेंट 500, cos 180 का -1, माइनस 5000 जूल या माइनस का 5 किलो जूल। क्या फ्रिक्शन का वर्क समझ में आया क्या? Yes, yes, sir. जवाब दे दीजिए, तो तुम सबको फ्रिक्शन का वर्क समझ में आ गया क्या? बहुत आराम से सीखिए, कोई जल्दी नहीं है हमें, बहुत आसान सी चीज है। FPD हमारी नजर में, फ्रिक्शन हमारी नजर में, कोई दिक्कत नहीं। एक्सेलरेशन आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गई, वर्क का फॉर्मूला हमने आज ही पढ़ा हुआ अभी, FD cos थीटा, उसी का यूज किया। ग्रेविटी का वर्क बता दो और नॉर्मल का वर्क बता दो भैया। 0 क्यों बोल दूं? क्योंकि थीटा 90 है सर, तो इनके वर्क तो 0 ही आएंगे। यहाँ तक मैं कमेंट कर दीजिए, बात समझ में आ गई है? Yes, sir. यहाँ तक मैं बात समझ में आ गई क्या आप सबको? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, यही लिंक करूंगा, अभी लिंक करूंगा, सब समझ में आएगा। क्या कहा? बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ से स्टोरी सारी बनेगी 5 मिनट के अंदर। पहले तो क्या ये वर्क सारे समझ में आ गए? क्या फॉर्मूला यूज करना आ रहा है क्या? FD cos थीटा, पहले तो ये तय कर लो कि फॉर्मूला यूज करना आ गया क्या?
वर्क का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ वो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. वर्क का फॉर्मूला बोलते हैं क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के वर्क का फॉर्मूला होता है FD cos थीटा। में F क्या चीज है? D क्या चीज है? F फोर्स है, D डिस्प्लेसमेंट है, थीटा क्या चीज है? D डिस्प्लेसमेंट बताया नहीं किसकी है? D is displacement of point of application। क्या यहाँ तक की बातचीत समझ में आ गई? मुझे तो चेक कर दो। लिखने में समय दूंगा आप लोगों को मैं, पहले मेरी बात को पूरी अच्छे से समझिएगा। फिर से बोलो। फ्रिक्शन का फोर्स किस तरफ मिल रहा है? डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है? दोनों के बीच का एंगल बताओ। तो फॉर्मूला वही है FD cos थीटा, वैल्यू -1 पुट कर दी cos ऑफ थीटा और सॉल्व किया होगा। बढ़ते आगे, इसी क्वेश्चन के अंदर ये 4-5 क्वेश्चन थे, फिर 5 क्वेश्चन ये, 4 क्वेश्चन ये पूछ रहे थे। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था वर्क डन बाय नेट फोर्स। ये नेट वर्क डन क्या है? ये पूछा मैंने आपसे, नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक। सभी को जोड़ दो, ये नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक है। सभी को जोड़ा, एक 15 किलो जूल, एक माइनस का 5 किलो जूल लास्ट में लिख लेंगे, प्लस 0 क्या तुम्हें 10 किलो जूल का वर्क समझ में आ गया क्या? इट इज नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक। इसको पकड़ना बात को, ऑन ब्लॉक। इस ब्लॉक पर 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एंड दे हैव डन दिस अमाउंट ऑफ वर्क ऑन इट। व्हाट इट मींस अभी 5 सेकंड में समझ में आने वाला है। पहले अमाउंट जाऊंगा, बात समझने की कोशिश करेंगे। नेट वर्क डन का क्या मतलब होता है? सर जिसने इसने काम के सारे कामों को जोड़ लीजिए। इन सब इस ब्लॉक पे इन 4 फोर्सेस ने एक्ट किया और इन चारों ने टोटल काम ये है। तो नेट वर्क डन ऑन ब्लॉक कितना है? यस और नो जवाब दीजिए। यस और नो जवाब दीजिए। क्या मैथमेटिकली बात समझ में आ गई है सबको? सबको हमें यहाँ तक की बात तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दी है। नो इश्यूज विद इट। अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ढंग से सुनना सारी चीजें, गड़बड़ नहीं करना यहाँ से। इसके t = 0 पे मैंने वेलोसिटी 0 लिखी थी, हाँ ना जवाब दीजिएगा। Yes, sir. मैं तुमसे नया क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पहले तय करो यहाँ से लिख चुके तुम लोग क्या? पहले लिखो, सारा लिख लो यहाँ से। पहले यहाँ तक का मामला नोट करो, लिखो। बोला तो बोलने की बात नहीं बनेगी, हैबिट ना बोलने की। बोलना सीखिए शब्दों को, जो शब्द यूज कर रहे हैं उनको बोलिए, मल्टीपल टाइम बोला कीजिए। सारी चीजें कलेक्शन है, जैसे जैसे बोलते हैं कि दिमाग को समझ में आ जाएगा क्या चीजें ये वाली। बॉर्डन बाय कांस्टेंट फोर्स आपने लिख लिया FD cos थीटा और उसका यूज करना हम लोग सीख रहे हैं। हटाते हैं इसको, इस साइड को वेट करो, लिख लीजिए। ये लेफ्ट के रिजल्ट्स हम लोग सारे इरेज कर रहे हैं एक बार के लिए। नेट वर्क डन आप लोगों ने लिख रखा है, आराम से सीखना। आराम से सीखिएगा। इसके t = 0 पे वेलोसिटी कितनी है? 0 दे रखे क्वेश्चन। मैं तुमसे क्या पूछूंगा, चेक करना। फाइंड स्पीड ऑफ ब्लॉक at the end of 10 seconds। तुम कहोगे इसमें क्या प्रॉब्लम है, वेलोसिटी तो आ जाएगी सर। बताओ स्पीड कैसे निकालेंगे? अरे एक्सप्रेशन है भाई, v = u + at। कोई कांस्टेंट स्पीड थोड़ी है जो तुम जरा डिस्टेंस ओवर टाइम कर दो।
V इक्वल टू U प्लस एक लगेगा कि एक्सर्शन थी, एक्सर्शन यूनिफॉर्म है, तो एक्सप्रेशन यूज करेंगे 0 a की और 10 थी, Yes, sir. टाइम हमारे पास 10 है, क्या तुम लोगों को 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड समझ में आ गई? Yes, sir. स्टार्टिंग की स्पीड बोले से कितनी थी? 0. स्टार्टिंग की स्पीड कितनी थी? 0. अभी स्पीड कितनी है? 100. फाइंड स्पीड काइनेटिक एनर्जी एट द एंड ऑफ 10 सेकंड्स। तो काइनेटिक एनर्जी निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बोलिए। गुड, सुनना ध्यान से, देखना ध्यान से, सारी स्टोरी यहीं छुपेगी है। हाफ m v स्क्वायर ये टू से टू कर चुका है, तो ये कितना बन गया? ये तो 10 किलो जूल आ गया वैसे। जितना वर्क आपने किया वो k फाइनल माइनस k इनिशियल के बराबर आ गया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ गई है, इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइनल इतनी आई है अभी और इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी थी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 थी। Yes, sir. वर्क डन नेट में 10 किलो जूल है और काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय दिस ब्लॉक में 10 किलो जूल है। हाँ ना, जवाब दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. क्या तुम सबको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यहाँ से लाइन प्रूव हो रही है, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मैं इसका यूज करूंगा आगे, लेकिन यहाँ से एक बहुत जबरदस्त चीज सिखाने वाला हूँ। देखते हैं कितना हमारे दिमाग के अंदर चीज सेट होती है। आराम से सीखना, गड़बड़ नहीं करना, समझना बात। इस भाई ने कितना काम किया था? वैसे तो 15 किलो जूल, लेकिन 5 किलो जूल कौन खा गया या कहाँ वेस्ट हो गया? फ्रिक्शन में वेस्ट हो गया। तो इस ब्लॉक को कितनी ऊर्जा मिली खुद को? वैसे 10 किलो जूल की ऊर्जा मिली। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलो देखते हैं। बेटा ये एक ब्लॉक है, इसको एनर्जी देनी है, इसको एनर्जी देनी है, तो एक आदमी ने इसको धक्का मारना शुरू किया। इस आदमी ने जब इसको पुश करना शुरू किया तो इसको एनर्जी दे रहा है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में दे रहा है, धक्का मारा है, जो भी कर रहा है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये थक जाएगा बंदा, इसको भी भूख लगेगी। इसके पास काम करने की एफिशिएंसी कैसे आई थी? इसके पास खाना खाया हुआ था, खुद की इंटरनल एनर्जी थी। अपनी उस इंटरनल एनर्जी को इसने इस वर्क में कन्वर्ट किया। बाद में रुक गया, चला गया, वो धक्का मार रहा है, वो फ्रिक्शन में वेस्ट हो रही है, लेकिन वो फिर भी अपनी एनर्जी किस में ट्रांसफर कर रहा है? इस ब्लॉक में ट्रांसफर कर रहा है। देखा ध्यान से, ये बंदा इसको धक्का मार रहा था, पुश कर रहा है, 15 किलो जूल का काम किया। 15 किलो जूल का जो काम किया इसने, उसमें से 5 किलो जूल तो फ्रिक्शन में खर्च हो गए, 10 किलो जूल उसके पास एनर्जी आ गई। हम कहते हैं एनर्जी तो कंजर्व्ड है, तो 10 किलो जूल एनर्जी उसकी खुद की जली भी तो होगी, वो उसकी कैलोरीज बर्न हुई है। आने में जवाब दीजिए। Yes, sir. अब वो धक्का मार के छोड़ के फ्री हो गया, तो थोड़ी देर बाद काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा जिसके पास थी? तुम कहोगे अभी धक्का मारना ही छोड़ दिया इसने, तो फ्रिक्शन की वजह से धीरे धीरे अपने आप काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। हाँ ना, तो जवाब दीजिए। लेकिन इस आदमी ने अपनी एनर्जी को इस ब्लॉक में ट्रांसफर किया था। ये सब हमें कमेंट कीजिए। इसे हम नहीं कर पाएंगे कि किसी सिस्टम में जब काम करते हैं, किसी ब्लॉक में जब काम करते हैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ सकती है। एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जुड़ी नहीं है, लेकिन वर्क में नेट फोर्स क्या है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का लेवल प्रूव कर सकता है। जितना काम किया वो इस ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। क्या तुम लोगों को ये लाइन समझ में आ रही है? Yes. यानी जब भी काम होगा तो एनर्जी की फॉर्म बात होगी। जिस पर काम होगा क्या उसके पास एनर्जी आई है, गई है, हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। पॉजिटिव आया इसका पूरा काम, हमने कहा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, तो हमने कहा कि इस आदमी ने इसकी एनर्जी को बढ़ा दिया, इस पे वर्क हुआ है। क्या ये लाइन तुम सबको समझ में आ रही है? जो बोली जा रही है, जब किसी सिस्टम पे काम किया जाएगा तो बाद में किससे लिंक की जाएगी? एनर्जी से लिंक की जाएगी। ये 10 किलो जूल जो वर्क हुआ, ये इसके पास इस टाइम में किस फॉर्म में है? तुम कह रहे हैं इस टाइम पे इसने क्या हुआ वर्क? इसमें काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। बाद में उस काइनेटिक एनर्जी का यूज क्या हो रहा है हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक जो इस पे काम हुआ
इसमें अभी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में है। यस और नो में जवाब दे दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. सबको बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो वर्क और एनर्जी को हम लोग लिंक कर पाएंगे तो ये समझ में आ रहा है। फॉर्मूला अभी तक एक ही पढ़ रखा है, वो क्या फॉर्मूला पढ़ रखा है वर्क का? FD cos थीटा। कौन सी चीज क्या है हम लोग सारे जानते हैं। क्या समझ में आ रही तुम सबको ये बात? ये सारी बात यहाँ तक नोट कीजिए, ये सारी बात यहाँ तक नोट कीजिएगा और बताइएगा कोई डाउट हो तो। हाँ जी बोलो बेटा। हाँ जी बिल्कुल नहीं है, लेकिन 5 किलो जूल कौन खर्च होगी? तो उस ब्लॉक के पास कितनी रह गई है? देखिए पहले इसके टोटल काम जो इस ब्लॉक पे जो टोटल काम हुआ वो एनर्जी की फॉर्म में है। तो मेरे से पूछना चाहिए ना कि इस ब्लॉक पे 10 किलो जूल का काम हुआ तो वो है कहाँ? इस ब्लॉक पे टोटल काम कितना हुआ? 15 का नहीं हुआ, 15 का उस आदमी ने किया, लेकिन 5 का अर्थ ने भी तो किया। और अर्थ ने जो काम किया वो उसकी स्पीड बढ़ाने में किया, घटाने में किया। तो ब्लॉक पे कितना हुआ? तो सिर्फ जो बोल रहा है 15 किलो जूल वो तो सिर्फ उस व्यक्ति का काम है जो धक्का मार रहा है, लेकिन ये अर्थ में तो आ गई। अर्थ क्या कर रही है? इसको फ्रिक्शन को जीरो कर दे, इसको जीरो करते तरह वो 15 का 15 वहां चला जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी आ जाएगा। बात खत्म। लेकिन फिलहाल फ्रिक्शन जीरो है नहीं, तो उस ब्लॉक पे नेट काम कितना हुआ? हाँ सर ब्लॉक पे नेट काम पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, टोटल 10 किलो जूल का हुआ। इंडिविजुअल बोलूंगा तो इंडिविजुअल उसका 15 हुआ, उसका -5 हुआ। यस और नो? Yes, sir. नोट कीजिए यहाँ तक की बात। बोल्टनबर्ग कॉन्सेप्ट फोर्स का फॉर्मूला याद रखिए, FD cos थीटा। काइनेटिक एनर्जी होती है स्पीड की फॉर्म में। ये काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब स्पीड होगी तभी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी की बात भी कब करते हैं बेटा? जब स्पीड की बात कर रहे थे तभी काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे थे, ठीक है ना? धीरे धीरे और चीजें जैसे बढ़ेंगी और लर्निंग आएगी इसके अंदर। अभी चेक करके बता, क्या ये गट फील आया बात के अंदर क्या कि इसके पास एनर्जी आई कहां से? आदमी से में। कार में कहां से आती है? इंजन से, जो पेट्रोल जल रहा है वहां से आती है। और जो पेट्रोल चलता है वो धुआं छोड़ता है, इसलिए गाड़ी आगे चलती है। ऐसा नहीं है वैसे, हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी आगे चलती है। बात समझ में आ रही है? अभी कुछ बात और बोलूंगा तो और क्लैरिटी आएगी, जिसमें आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कल तो ये मुद्दा सीखिए जो लिखा हुआ मिला कि वर्क जो हुआ उसके पास एनर्जी बढ़ी है, तो तुम्हारे दिमाग में ये सोचना आना चाहिए सर इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिली है ना वो इस बंदे से मिली है, और वो खाना खाएगा बाद में तो उसकी एनर्जी घटी है। नोट कीजिए अंदर की बात सर। लिख ली काइनेटिक एनर्जी सारी आप लोगों ने? क्या काइनेटिक एनर्जी तक लिख लिया आप लोगों ने? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आराम आराम से सीखना है, गड़बड़ मत कीजिएगा, ढंग से देखिएगा। फॉर्मूले में देखते ही कोई दिक्कत नहीं आएगी, बोलना आ गया FD cos थीटा, यहाँ कोई समस्या की बात नहीं है इस FD cos थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हें चेक कीजिएगा। ये m मास का ब्लॉक है, इसे आप ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। F जो लग रहा है ये अलोंग इंक्लाइंड प्लेन लग रहा है, और ये F जो है वो कांस्टेंट है। अलोंग इंक्लाइंड प्लेन है, कांस्टेंट फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ हो रही है।
जगह पे एक नया टर्म सीखेंगे आप लोग, ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये गिवन है। ब्लॉक इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, ये क्वेश्चन में गिवन है। कह रहा है फाइंड वर्क डन बाय एफ in taking block d distance up on inclined plane. Find work done by F in taking block d distance up on the inclined plane. इसमें से मैं इस f को हटा देता हूं, बस इतना एरो बना के दिया हुआ है, या ये कह सकते हो कि इस f की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। आंसर आपका mg थीटा और d की फॉर्म में है। योर आंसर विल बी इन टर्म्स ऑफ mg थीटा d। द ब्लॉक इज टेकिंग अप द इंक्लाइन विद कांस्टेंट स्पीड। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना। स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। वेरी गुड मैन, एक्सेलरेशन जीरो। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब F इक्वल टू mv होता है। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब F नेट जीरो। F ये डायग्राम आपके पास दे रहा एंड यू आर टेकिंग इट अप। एक F लग रहा है, एक mg लग रहा है, एक नॉर्मल लग रहा है, एंड इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो क्या करना चाहिए? क्या F की वैल्यू दिखाई दे रही कितनी आ गई? वेरी गुड, देख लीजिए इसको रिजॉल्व कर लिया गया mg sin में और mg cos में। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो इसकी वैल्यू पक्का इसके बराबर होगी। वरना ये कांस्टेंट स्पीड से जा ही नहीं सकता। अगर f mg sin थीटा से बड़ा हो गया तो स्पीड बढ़ेगी, छोटा होगा तो चीज ऊपर जाएगी ही नहीं। बट इज टेकन, इसका मतलब f की वैल्यू ये वाली होनी चाहिए। तो वर्क क्या आ गया? फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। निकालना वर्क डन बाय दिस फोर्स ही है, और इस फोर्स की वैल्यू आपके पास mg sin थीटा है। जवाब दे दीजिए कि आप सबको यहां तक का वर्क समझ में आ गया क्या? ये तो नहीं पूछोगे सर cos की बजाय sin कैसे आ गया? वो sin तो फोर्स के फॉर्मूले में आ गया। हाँ ना में जवाब दे दीजिए। वर्क ये रहा, और इस वर्क में ये वर्क बाय एफ है। एफ की वैल्यू ये कुछ की हुई है। क्या क्लियर हो रहा है? कुछ आप बच्चों को क्या? ध्यान से नोट कीजिए। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स देख रहे हैं, और वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। कई बार एफ भी निकालना पड़ता है, कई बार एफ दिया होगा, डी दिया होगा, थीटा दिया होगा, कई बार निकालना होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एफ की वैल्यू निकालनी थी। अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखाता तो सिंबल में कई बार भी एफ नहीं देता मैं। इस क्वेश्चन की पूरी वर्डिंग लिखा दूं आपको क्या मैं कि क्या वर्डिंग दी होती? क्वेश्चन की वर्डिंग लिखी सी क्या आपने पहले एक बार देखिए, अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is taken, a block of mass m is taken on smooth inclined plane
inclined plane by applying horizontal force, by applying constant force, by applying constant force along incline find work done by this force, find work done by this force in moving object by D, in moving object by D, displacement along incline. क्या पूरी वर्डिंग में F का यूज नहीं किया हमने? इस क्वेश्चन की वर्डिंग में कहीं F का यूज नहीं किया है, तो आपको ये तय करना पड़ेगा कि F की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। क्लियर है बच्चों? दो क्वेश्चन और करवाऊंगा, इसी के ढंग से सीखिएगा। क्वेश्चन की वर्डिंग लिखें। सॉल्यूशन लिखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की वर्डिंग लिखें। हाँ तो किसी तरह बच्चों को लिखने में वर्डिंग उस वर्डिंग को अपने तय करना है क्या बनाना है। एकदम स्लोली लिखा हो, यूनिफॉर्म स्पीड लिखा हो, एक ही बात होती है याद रखना, स्लो लेके जाने का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके जा रहे हैं। पहले वर्डिंग लिखिए क्वेश्चन की बच्चों, स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, जगह छोटी लिखो। अ ब्लॉक ऑफ मास m, a block of mass m is taken along an inclined plane of inclination theta a block of mass m is taken along an inclined plane of inclination theta by applying constant force along incline. The surface is rough. ब्रैकेट में लिख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ जो फ्रिक्शन दे रखा है वो u गिवन है, u की वैल्यू दे रखी है आपको, u दे रखे मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन u गिवन है। क्या लिखा है? द सरफेस इज रफ and the object is taken with constant speed. Find work done by applied force. डायग्राम सेम बन गया मेरे ख्याल से विद स्लाइड चेंज। अब वो स्लाइड चेंज क्या होगा वो देख लीजिए। फ्रिक्शन आ गया इसमें।
ये वर्क है, नहीं सर, ये फोर्स आ गया था। ये फोर्स ये थी cos थीटा। cos थीटा। ये इसका एक और आ गया। क्या ये सही आंसर चेक कर लीजिए। ये बोला गया यहाँ पर तो कह रहे हैं cos 0 ही हो जाएगा, वर्तमान में कह रहे हैं। और कोई चेंज? ये सही है या साइन? हिमानी के लिए प्लस आएगा, माइनस का आएगा। वेरी गुड हिमानी। चेक करना, इसको ऊपर खींच रहे हो लेकिन ऊपर जाना है तो फ्रिक्शन पक्का नीचे आएगा। यस सर। तो कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि तुम दोनों को जोड़ो। ये म्यू नॉर्मल हो गया और नॉर्मल mg cos के बराबर हो गया, यानी इस f की वैल्यू कितनी होगी? mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा। आया ना? मैं जवाब दे दीजिए बच्चों। क्या इस अप्लाइड फोर्स की वैल्यू समझ में आ गई क्या? यू आर टेकिंग इट अप द इंक्लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी इस f की वैल्यू कम से कम इन दोनों के जोड़ के बराबर होनी चाहिए। यस और नो? यस सर। जवाब दे दीजिए, सबको समझ में आ गया? यस सर। ऊपर खींच रहे हैं ना, तो उसमें फ्रिक्शन डाला है नीचे की तरफ, और उसको चला पाए कम से कम फोर्स कितना होना चाहिए? इन दोनों के सम के बराबर होना चाहिए। इन दोनों का सम कर दिया तो प्लस का साइन आएगा अंडर। थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इस बार फ्रिक्शन किस तरफ है, आपके सामने है। अप्लाइड फोर्स इन दोनों के सम के बराबर है। जो फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वो 0 डिग्री पर है, तो फाइनली cos 0। तो आज के लिए काफी इतना है ना। बोल्डनबर्ग कॉन्स्टेंट फोर्स समझ में आ गया। कल किसी को आगे बढ़ाएंगे हम लोग बोल्डनबर्ग कॉन्स्टेंट फोर्स को, ठीक है? इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा। एनसीईआरटी से इसकी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, ज्यादा नहीं पढ़नी है। स्टार्टिंग के 2-3 पेज सिर्फ जिसमें फोर्स और वर्क और एनर्जी को लिंक किया हो, वर्क एनर्जी को लिंक किया, ज्यादा नहीं जाना है। फॉर्मूला एक ही है, एफ डी कॉस थीटा। बोल्डनबर्ग